अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ बच्चों, आपका आज मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका कम समय लेते हुआ आपको एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा। जी हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी ज़ात सरापा रोशनी है। सरापा रोशनी का मतलब क्या हुआ? सरापा रोशनी का मतलब सरापा सरापा मतलब सर से पाँव तक पूरा रोशनी ही रोशनी, उसी को हम सरापा कहते हैं। उनकी याद के साथ साथ मुझे वो अम्मा याद आ जाती है जो कलीसिया की ऊंची कुर्बानगाह पर जलती और पिघलती रहती है, और जब पादरी इबादत ख़त्म कर कर कुर्बानगाह से उतर जाता है तो वो खामोश ज़बान से खुदावंदी का पैगाम सुनाती रहती है, जो दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सलीब पर चढ़ गया। सलीब का मतलब क्या होता है? सलीब का मतलब फांसी पे चढ़ गया। मगर वो जो अब तक ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और सबको निजात दिलाएगा। रुकैया भाभी की ज़ात मुझे ऐसी ही शम्मा मालूम होती है जो जलती और पिघलती रहती है, लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगैर भी हर वक्त एक पैगाम सुनाती रहती है, ऐसा पैगाम जो अमर है। भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी, खैर तो है शहजादे, घोड़े बेचकर सोए हुए हो, चाय ठंडी हो रही है। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। वो मुस्कुरा दी और बोली, भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना है। भाभी यही तो मुसीबत है, आपके साथ सुबह हुई और उठा कर बैठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिबे इल्म समझती हैं। भाभी बोली, आज तुम कौन बूढ़े हो चुके हो भाई, उठो जल्दी करो। भाभी ने हाथ पकड़कर बिस्तर से खींच लिया। मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया। वो हंसने लगी। मैं बोला, शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं। बातें ना बनाओ, चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं। लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सो सका हूँ, मैं एहतजाज करते हुए कहा। चाय के बाद दूसरी किश्त सो लेना। किश्त का लफ्ज़ सुनकर मैं हंस पड़ा और वो बोली, शायर होकर दांत नहीं देते, क्या लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है? अगर नवाब बाने ओद बाकी होते तो इसके एक लफ्ज़ के इस्तेमाल पर एक जागीर तो ज़रूर बख्श देता। चलो भाई तुम ज़रा जल्दी करो, इतना ही सही। और भाभी खाने के कमरे में चली गई, और जब थोड़ी देर में मैं मेज़ पर पहुंचा तो बच्चे चाय ख़त्म कर चुके थे। नन्ही रेहाना बोली, चाचा जान, हम लोग चाय ख़त्म कर चुके हैं, अब आप हमारी जूठी चाय पीजिए। स्कूल की लारी ने हारन बजाया और बच्चियां ताली बजाती हुई बाहर चल दी। भाभी ने चाय ढालकर मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे? शेर कहूँगा, और क्या करूँगा, और कुछ नहीं। भाभी माने खेज अंदाज से मुस्कुराई। मैं कुछ झेप सा गया। भाभी की मुस्कुराहट बहुत देर तक इशारे कर रही थी, फिर वो आहिस्ता से बोली, तुम्हारे भाईजान ठीक 4 बजे उठ बैठते थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। शुरू में तो मुझे भी बड़ा जबर होता था, लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है। मैंने पलट कर देखा। भाभी की सिंगार मेज़ पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी हुई थी। वो मुस्कुरा रहे थे वो मुस्कुरा रहे थे। इस तस्वीर के पास भाभी और बच्चों की तस्वीर थी। अब सिंगार मेज नाम का था। उस पर बच्चों की किताबों का ढेर था और शायद एक कंघी के अलावा मेज़ पर सिंगार की कोई दूसरी चीज़ भी ना थी। रुकैया भाभी उदास हो गईं और बोली, अख्तर ना जाने तुम्हारे भाई जान आज किस हाल में होंगे। देखो उनके मुकदमे का क्या होता है। 1000 मील दूरी पर उनके कोई काम भी नहीं आ सकती। चंद ही दिनों में उनके मुकदमे का फैसला होने वाला है। भाभी जो हमेशा फूल की तरह हंसने और बुलबुल की तरह चहकती रहने की आदी थी, बिल्कुल उदास और चुप थी। लेकिन यकायक किसी के पाँव की चाप सुनाई दी। फिर आवाज़ आई, मैं आ सकती हूँ? आ जाओ, भाभी ने कहा, और एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। भाभी ने देखते ही कहा, औसमी चाय पियो, मैं आज शाम को तुम्हारे घर जाने वाली ही थी। बुन दिए तुमने स्वेटर? वही लेकर आई हूँ।
اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو۔ اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی میں چائے پی چکی ہوں، پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں ہو؟ یہ ہے مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی میں ذرا شہر سے ہو آؤں۔ جاؤ، مجھے بھی ذرا اسپتال جانا ہے۔ چلو سمی تم بھی ساتھ۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی اسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچے پیدا ہوا ہے۔ اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی ہے، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور سمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پل رہی تھی۔ بھابھی سے میری صرف